हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं एचएमपीवी वायरस के मिथ्स और ट्रुथ्स। क्या सही मान्यताएं हैं और क्या हवा बना हुआ है एचएमपी वायरस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एचएमपीवी वायरस है क्या। इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है और ये बिल्कुल रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन वाले सिस्टम को इफेक्ट करता है। ये डिस्कवर हुआ था 2001 में नीदरलैंड्स में के एक व्यक्ति ने इसको डिस्कवर किया था और ये बर्ड्स में ओरिजिनेट हुआ था। ये कोई नया वायरस नहीं है जैसे कि एक गलत मिथ है लोगों के बीच में। कैसे फैलता है ये एचएमपीवी वायरस? बिल्कुल कोरोना की तरह। जब इन्फेक्टेड सिक्रीशंस यानी व्यक्तिगत संपर्क छींक से या हाथ छूने से और फिर आंख नाक कान वही कंटामिनेटेड हाथ से छूने से, हाथ मिलाना, गले लगना और सतह को छूना जिसमें इंफेक्शन बना हुआ है और बार बार चेहरे नाक को छूना, किसिंग से भी ये वायरस फैल सकता है। तो सनातन में जो नमस्ते बोलते हैं वही बेस्ट टेक्निक है जहां एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है। क्या क्या चीजें और क्या क्या प्रिकॉशन लेने की जरूरत है एचएमपीवी वायरस से बचने के लिए? तो 6 फीट यानी 1.8 मीटर की दूरी बनाए रखें। खांसने छींकने के समय मुंह में कपड़ा जरूर बांधें। खांसने और छींकने के लिए अलग अलग रुमाल या तौलिया का इस्तेमाल करें और नॉर्मल मास्क से काम नहीं चलेगा दोस्तों, N95 मास्क की जरूरत है। जब भी साबुन से हाथ धोएं तो पूरी तरह से हाथ धोने का टेक्निक आप लोग YouTube में जरूर देखें। एक एक पार्ट हाथ का अच्छी तरह से 20 सेकेंड्स लगा के वॉश करने की जरूरत है और अपने खाने के बर्तन बिल्कुल अलग करके रखें। सरफेसेस को क्लीन करें और जो व्यक्ति बीमार पड़ा है एचएमपीवी से कम 14 डेज की आइसोलेशन की जरूरत है। जानिए कि इसका एज ग्रुप क्या है। ये 5 साल से कम के बच्चों में जनरली होता है लेकिन 11 साल तक संक्रमण हो सकता है और दूसरा है जो ओल्ड है, बुजुर्ग हैं, आफ्टर 65 इयर्स ये होता है। कोई भी जो बीमारी होती है उसका एक सिम्टम होता है और एक एक्चुअल कॉज होता है। जनरली लोग सिम्टम पे ही फोकस करते रहते हैं। जैसे एक सोफा है, सोफा के नीचे बिल्ली है और कोई बिल्ली को डंटे से तंग कर रहा है तो बिल्ली बोलती है म्याऊ म्याऊ। क्या डंटा कॉज है? नहीं, डंटा तो बस इमीडिएट कॉज है लेकिन एक्चुअल कॉज है जो व्यक्ति डंटे को पकड़ा हुआ है। उसी तरह सिम्टम्स बीमारी का अलग होता है, कॉज अलग होता है और 2 टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब सिम्टम्स को ठीक करना, वो भी जरूरी होता है और दूसरा होता है पेशेंट के डिजीज के कॉज को ट्रीट करना। तो चलिए सिम्टम्स की बात करते हैं। बार बार खांसी आना, फीवर आना, 103 डिग्री तक फीवर जा सकता है, नाक बिल्कुल बंद हो सकता है, नेजल कंजेशन, सांस लेने में कठिनाई यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और फ्लू लाइक सिम्टम जैसे कि एक नॉर्मल वायरल फीवर में होता है। सोर थ्रोट यानी जबान चटोरी और गला चटोरा महसूस हो सकता है और हेडेक हो सकता है। कैसे पहचान सकते हैं कि ये एचएमपीवी वायरस है यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट्स क्या है? तो इम्यूनोफ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, जो नेजोफेरिंजियल सिक्रीशन स्वैब जो नाक से या थ्रोट से लिया हो, इम्यूनोफ्लोरेसेंट एसेज जिससे वो एंटीबॉडी डिटेक्ट होता है, या पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी आइसोलेशन एंड सेल कल्चरिंग से भी ये पता चल सकता है। दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है कि हाई रिस्क ग्रुप इसमें कौन सा है, यानी छोटे बच्चे, बुजुर्ग जिसका इम्यूनिटी कम गया हो, कैंसर पेशेंट्स जिसका ट्रांसप्लांटेशन हुआ हो, एचआईवी से जो ग्रस्त हैं, जिनको एस्थमा है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी सीओपीडी। और ट्रीटमेंट क्या है? 2 ट्रीटमेंट है, ठीक है। सिम्टम को तो ट्रीट जरूर करें लेकिन एक्चुअल ट्रीटमेंट है न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, NH, यानी उसको ऊर्जा वाले भोजन दीजिए जो कि लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बने रहिएगा तब तक। और हाइड्रेशन मतलब उसको इनफ वाटर लेने की जरूरत है। क्या इसके लिए कोई वैक्सीनेशन या टीका प्रभावी है और अगर है भी तो कितनी प्रभावी? 2008 तक तो कोई भी ट्रीटमेंट ह्यूमंस में
इसका नहीं निकला था, लेकिन एक फार्मास्यूटिकल अमेरिकन कंपनी मॉडर्ना ने कुछ रिसर्च किया है और आधा ट्रायल पास हुआ है और ये वर्क इन प्रोग्रेस है। कोई जरूरत नहीं है इसमें अभी कोई वैक्सीन लेने का। अगर आप अपनी ऊर्जा को और इम्यूनिटी को, ये सबको अगर आप बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि वायरस का संक्रमण से आप बच जाएंगे। कई लोगों को वायरस इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन जिसका इम्यूनिटी कम है, जो बार बार सोच रहा है कि हाथ वो एंटीसेप्टिक से धोते रहे, थोड़ा भी इधर उधर टच से उसको तकलीफ है, या वो बहुत ओवर प्रिकॉशन ले रहा है, उसको वायरस का संक्रमण हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एचएमपीवी वायरस क्या है और रिस्क ऑफ डेथ क्या है? चूंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, इसमें निमोनिया हो सकता है, यानी चेस्ट एक्सरे में व्हाइट पैचेस आ सकते हैं, ब्रोंकियोलाइटिस, एस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, बैक्टीरियल निमोनिया। लेकिन मॉर्टेलिटी रेट थोड़ा सा इसमें रेंजिंग है, यानी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में, नॉर्मल पेशेंट में कोई तकलीफ नहीं है, नॉर्मल सर्दी की तरह होगा, लेकिन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में 10 से 80% तक ये डेथ के चांसेस हैं। क्या जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन है इसका? तो ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी लेडीज और जेंट्स, लड़कियों में और लड़कों में ऑलमोस्ट इक्वल प्रेडिलेक्शन है इसका। यह बहुत जानना जरूरी है कि कौन से सीजन में यह वायरस का इफेक्ट ज्यादा होता है। तो लेट विंटर्स यानी लेट ठंडी के मौसम में, दिसंबर, जनवरी, या स्प्रिंग सीजन यानी अर्ली फरवरी, मार्च में यह वायरस का संक्रमण ज्यादा होता है। इसीलिए ये वीडियो इसी टाइम पे हम लोगों ने शूट किया जब लोग बहुत ज्यादा इस वायरस को लेके चिंतित हैं और एक मीडिया में भी हुआ सा बना हुआ है। दुनिया में इसका आउटब्रेक कब हुआ? 2024 में चीन में इसकी आउटब्रेक का प्रोग्रेस है, और इंडिया में आज के डेट में इसकी क्या हालत है? तो 10 जनवरी को 6 बजे तक टोटल 16 केस डिटेक्ट हुए थे। महाराष्ट्र में 3, गुजरात में 4, कर्नाटका में 2, तमिलनाडु में 2, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम और बंगाल में 1-1, और धीरे धीरे इसका संक्रमण बढ़ रहा था। ये एचएमपीवी टेस्टिंग क्या ये आसान है? इसमें खर्च कितना लगता है और कौन से लैब में ये किया जा सकता है? तो एचएमपीवी का टेस्टिंग थोड़ा एडवांस्ड है, 3000 से 8000 रुपए इसमें लग सकता है, और आरटी-पीसीआर टेस्ट इसका मेन टेस्ट है जो कि इंडिया के एडवांस्ड लैब्स में किए जाते हैं। क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है ताकि एचएमपीवी से प्रोटेक्शन बना रहे? तो बेसिकली 4 चीज है: मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, अवेयरनेस एंड आइसोलेशन। यानी हेल्थ ऑफिशियल्स रेलवेज में, एयरपोर्ट्स में एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हॉस्पिटल्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कोई भी इन्फ्लुएंजा केस हो, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत सब केसेस को गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया जाए। और स्टेट की एडवाइजरी है कि प्रिवेंशन, ट्रांसमिशन और हाइजीन पे ध्यान दें, और लोगों को न्यूज के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से अवेयर किया जाए। आइसोलेशन के भी इसके स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको ग्लोबली मॉनिटर कर रहा है। माइल्ड इन्फेक्शन से तो लोग रिकवर हो जाते हैं, और फिलहाल के लिए दोस्तों याद रखिएगा कि कोई भी एंटीबायोटिक ऐसा नहीं बना है जो इसको ट्रीट कर सके, क्योंकि बेसिकली इट इज अ वायरल फीवर। अब आते हैं आज के वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट एचएमपीवी वायरस। क्या सच्चाई है और क्या हुआ है? क्या लोगों की मान्यताएं हैं? क्या रियलिटी है? क्या परसेप्शन है? तो पहली मिथ यह है कि एचएमपीवी वायरस नया वायरस है। जी नहीं दोस्तों, ये नया वायरस नहीं है। 1970 से ये वायरस बना हुआ है, और पहली बार अराउंड 2001 में ये आइडेंटिफाई हुआ। क्या ये थ्रेट है कोरोना की तरह? क्या इसमें भी एक घबराहट, एक डर सा है? ये कोई थ्रेट नहीं है, ये एक सीजनल वायरस है। हल्की सी सर्दी होती है, सिम्टम्स वेरी करता है, बुखार जैसे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी उसकी इम्यूनिटी कम है, तब वो कॉम्प्लिकेशंस में जा सकता है। एक और मिथ यह है कि इसका आउटब्रेक चाइना के लैब में किया गया या ऐसे क्या हुआ, तो ऐसा तो कोई भी रिपोर्ट नहीं है। क्या एचएमपीवी वायरस कोरोना के तरह म्यूटेट कर सकता है? तो इसमें अनलाइकली है
ऐसा होने का संभावना बहुत कम है कि कोविड-19 के तरह एचएमपीवी वायरस भी म्यूटेट कर सकता है। एचएमपीवी वायरस अपना समय लेता है ठीक होने के लिए, से 5 से 9 दिन तक ये अपना इंक्यूबेशन पीरियड में रहता है और जनरली 1 सप्ताह से 2 सप्ताह में इसके सिम्टम्स चले जाते हैं। यह बिल्कुल गलत है समझना कि एचएमपीवी वायरस एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि इसका कोई एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बोला, इसको हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन से ट्रीट किया जाता है। जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए क्या कहानी है? क्या उनके लिए ज्यादा रिस्क फैक्टर है? बिल्कुल सही, क्योंकि स्मोकिंग डैमेजेस योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और चूंकि ये वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इफेक्ट करता है तो स्मोकिंग इज डेफिनेटली एडिशनल रिस्क फैक्टर। क्या उल्टी का सिम्टम एचएमपीवी में होता है? तो ये सिम्टम होता है, लेकिन ये कॉमन सिम्टम नहीं है। दूसरा प्रश्न लोग ये पूछते हैं कि एचएमपीवी वायरस संक्रमण में क्या अस्पताल में आईसीयू में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है? क्या मुझे बेड रिजर्व करके रखने की जरूरत है? ऐसा नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द वायरस, अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है तब इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, इसका टेस्टिंग में ब्रोंकोस्कोपी यानी स्वैब या ब्रोंकस से जो सिक्रीशंस निकलते हैं उसका आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, एलिजा टेस्ट यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट, और एक और टेस्ट का नाम है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट NAAT, जिससे ये फाइंड आउट होता है। एचएमपीवी वायरस का क्या ट्रीटमेंट है? तो बेसिकली जो भी सिम्टम्स है एक नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार का, वो ट्रीटमेंट आप कीजिए, यानी फीवर को ट्रीट कीजिए, एंटीपायरेटिक्स देके, पेन को ट्रीट कीजिए एनाल्जेसिक्स देके, और कंजेशन को ट्रीट कीजिए जो नाक बंद है। कभी कभी स्टीरॉइड्स देने की जरूरत होती है जब वीजिंग बहुत होता है। और री इन्फेक्शन क्या हो सकता है एचएमपीवी वायरस में? बिल्कुल हो सकता है री इन्फेक्शन। अब कहते हैं ना कि असली चीज लास्ट में बताते हैं, जैसे डेजर्ट लास्ट में दिया जाता है। अब मैं आप लोगों को करीब 15 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे कोरोना हो या एचएमपीवी, कोई भी वायरस हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये सब चीजें फॉलो करें जो मैं आपको अभी बताता हूं। कौन सा डाइट लेना है? इस डाइट को बोलते हैं WFPB डाइट, होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। यानी भगवान ने जिस रूप में प्रकृति में चीजों को बनाया है, आप उसी रूप में उसका सेवन करें। 3 टाइप के किचन है दुनिया में दोस्तों। पहला है भगवान का किचन, दूसरा है मनुष्य का किचन, और तीसरा है डीमंस यानी राक्षसी किचन। तो अगर आप प्राकृतिक संपदा वाली चीजों को लेते हैं, यानी अगर आप खेत में जाके एक गन्ना लेते हैं तो आप कितना गन्ना खा सकते हैं, लेकिन जब इस गन्ने के फाइबर को हटा दे, न्यूट्रिशन को हटा दे, विटामिन को हटा दे, मिनरल को हटा दे, और डेड क्रिस्टलाइज्ड शुगर जिसमें ना विटामिन है ना मिनरल है ना कुछ है, उसको आप लेते हैं तो क्या होगा दोस्त? आपका शुगर बढ़ेगा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन होगा। तो भगवान के किचन में चीनी नहीं है, भगवान के किचन में तो गन्ना है, भगवान के किचन में तो मीठे फल हैं, भगवान के किचन में तो डेट्स यानी खजूर है, उसको आप जरूर लेवे, लेकिन शुगर को ना लेवे। खांड आप ले सकते हैं जो कोर्स फॉर्म है, मोटा वाला शुगर जो गांव में पहले लेते थे, या आप गुड़ ले सकते हैं। तो ये हो गया भगवान का किचन। मनुष्यों का किचन में भी बड़ा प्रॉब्लम है। प्राकृत अग्नि चूल्हे पे बैठती है, ये अग्नि खाना को अच्छी तरह पकाती है और वो आपको ऊर्जा देती है, लेकिन विकृत अग्नि गैस पे बैठती है, सिलेंडर से जो गैस आता है, और ये खाने को ठीक से नहीं पकाती है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप किचन छोड़ दें, लेकिन असलियत बताना है, सच कड़वा होता है। सो मनुष्य के किचन में फ्रिज होता है, फ्रिज नहीं यूज करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओवन नहीं यूज करना है, एल्यूमिनियम का बर्तन यूज नहीं करना है। जब मिक्सी आप चलाते हैं तो ऊर्जा बाहर निकलती है, लेकिन यशोदा जब मक्खन मत्ती थी तो ऊर्जा अंदर जाता था। सिल्लोड़े पे जब आप मसाला पीसते हैं तो ऊर्जा अंदर जाती है, मिक्सी में जब आप मसाला पीसते हैं तो ऊर्जा बाहर जाती है। तो जिस तरीके से हमारे पूर्वज लोग रहे, कृष्ण भगवान जब इस संसार में थे 5000 साल पहले, तब क्या विधि था, कुकिंग कैसा होता था, किचन कैसा था, बिल्कुल उस पे आ जाइए, है ना। तो ये हो गए मनुष्यों का किचन। और राक्षसों का किचन होता है रेस्टोरेंट्स, हाँ, जहां चेतना विकृत होती है,
बाहर से सब कुछ सुंदर दिखता है और अंदर जाएंगे किचन में तो वेटर लोग झगड़ रहे हैं, चिल्लम चिल्ली हो रहा है, जल्दी करो, ये दो वो दो, और वो डिस्टर्ब्ड एनर्जी में भोजन बन रहा है, तो वो तो ऊर्जा को अंदर खराब करेगी ही। तो इसीलिए मैंने बोला होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, जिस रूप से भगवान ने बनाया है उसी रूप को, उस फल को आप खाएं। जो बंदर छील के खाता है आप भी छील के खाएं, जो बंदर नहीं छीलता है आप भी नहीं छीले। केला को बंदर छीलता है आप भी छीले, सेब को बंदर नहीं छीलता है आप ना छीले। तो ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट बात 3 किचन को लेके। एक हरी लकड़ी को अगर आप लेके तोड़ने की कोशिश करेंगे वो टूटेगा नहीं, लेकिन एक सूखी लकड़ी ठक से टूट जाएगी, क्योंकि हरी लकड़ी में क्या है, सोम रस और धरती माता का रस। भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं कि जो सोम रस, मून यानी चंद्र से जो रस आता है और सनलाइट से क्लोरोफिल बनता है। आपने देखा होगा कि कोई जूस पेड़ पे नहीं लटकता है, क्योंकि अगर जूस हम लोग को तब जरूरत होती तो भगवान जूस पेड़ पे ही लटका देते। जो अलग अलग ड्रिंक्स है उसको तो वायरस और बैक्टीरिया भी हाथ नहीं लगाती, वो इतने डेंजरस है कि वो सालों साल खराब नहीं होता, लेकिन हम लोग उसको जरूर पीते हैं, समझते हैं विद दिस इन माय हैंड आई फील लाइक अ मैन। दूसरा बात है कि बीच बीच में खाना बिल्कुल ना खावे। आजकल के डाइटिशियन जो बोलते हैं क्या कि थोड़ा थोड़ा लेते रहो, थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा थोड़ा काम नहीं करता है बॉस। 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी और 3 बार खाए होगी, हॉग यानी सुअर। जैसे कोई दूध की फैक्ट्री में अगर आप थोड़ा सा दूध एक साइड में डाले और उधर से पैकेट दूध निकले, तो चाहे वो 1 लीटर दूध हो या 1 टन दूध हो, फैक्ट्री तो घूमता है दोस्त। आपके जीभ को समझ में नहीं आता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ में नहीं आता है कि थोड़ा सा बिस्किट या पूरा भोजन, जितना बार आप भोजन करते हैं पूरा फैक्ट्री चलने लगता है। जीभ में सलाइवा, एंट्रोकाइनेस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अलग अलग एंजाइम, छोटी आते बड़ी आते, पैनक्रियाज, लिवर। क्यों मेहनत करा रहे हो? आपको अगर सुबह से शाम तक कोई काम कराए आपको अच्छा लगेगा? अरे रेस्ट दे दो डाइजेस्टिव सिस्टम को। हमें लगता है भोजन खाने से ऊर्जा बढ़ती है, भोजन को पकाने में तो ऊर्जा जाती ही है और पेट में पचाने में उससे भी ज्यादा ऊर्जा जाती है। तीसरा बहुत सिंपल टेक्निक है कि अपने तलवों को धरती माता पे लगने दे। अरे घर का भी अर्थिंग होता है, वायरिंग होता है, अर्थिंग से घर का शॉक एब्जॉर्बर्स बने हुए रहते हैं, तो आपको तो चाहिए ना, आपको तो चाहिए कि आपका अर्थिंग हो, है ना? तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप खाली पैर धरती माता पे, पैर अपना जमीन को टच हो, जिससे फ्री रेडिकल्स चले जाते हैं और बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स नहीं होता है। एक और हमारा हैबिट है कि कंक्रीट के जंगलों में हमेशा हम कंक्रीट के छत के नीचे रहते हैं। अरे जरा खुला आसमान में जाओ, पंच महाभूत से शरीर बना हुआ है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। जब ईथर और स्काई एलिमेंट के नीचे आप रहते हैं एम्प्टी स्पेस में, तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है और सहस्रार चक्र से आप ऊर्जा को अंदर लेते हैं। मनुष्य एक अजीब प्राणी है, वो सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, दिखाता कुछ और है, और इसीलिए उसके साथ होता कुछ और है। हमें इमोशनल कॉन्स्टिपेशन हो गया है। एक कार्डियोलॉजिस्ट था, बिल्कुल फिट था, स्मार्ट एंड हैंडसम था, सारे ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल थे और वो बैडमिंटन खेल के लौट रहा था, अचानक से कार्डियक अरेस्ट होकर डेथ हो गया। पता है कारण? नई नई शादी हुई थी, जो दिल में था बोल नहीं पा रहा था, और जो बोलना चाहता था दिल में था निकल नहीं पा रहा था। A person cannot speak what he feels and cannot feel what he speaks। और कॉन्स्टिपेशन के कारण हार्ट चक्रा, अनाहत चक्रा ब्लॉक हो गया, उसके बाद हार्ट ब्लॉक हो गया और अचानक से पर्सन का डेथ हो गया। तो ये सब चीजें बहुत ही जरूरी है। भगवान जो जो चीज शास्त्र में बोलते हैं, भगवत गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, भगवान को अर्पण करके भोजन खाएं। कहां से आप सब्जी खरीद रहे हैं? क्या आप सुपरमार्केट से खरीद रहे हैं या रोड से खरीद रहे हैं, जहां पै पै पो पो भाव भाव 10 वाइब्रेशन है वहां अंदर? ये सब वाइब्रेशन, सब ऊर्जा आपके फल के अंदर, सब्जियों के अंदर जा रही है, जिसको आप खा रहे हैं और खाने के बाद आपका बीपी बढ़ रहा है। क्यों ना हो राजू, तुम्हारे दांत तो मुझसे भी ज्यादा चमक रहे हैं। क्यों ना हो मास्टर जी, डाबर लाल दंत मंजन जो लगा रहा हूं, ऐसा ऐसा सब्जी खा रहे हैं। जब बीवी खाना पका रही है उसको जाके डांट रहे हैं, वो सारा गुस्सा खाने में डाल के आपको खिला दे रही है, आपका बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, और डॉक्टर के पास मैं तो बहुत हेल्दी डाइट ले रहा हूं डॉक्टर साहब, मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मेरा स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है। क्यों ना बढ़े आपका स्ट्रेस? क्योंकि आपने डिटेल्स में गए नहीं। आप भोजन कहां से ले रहे हैं?
जब आप पैकेज्ड वाटर लेते हैं, जिसको हम मिनरल वाटर समझते हैं, वो मिनरल वाटर है ही नहीं। वो पानी जब आपके पेट में जाता है वो ऊर्जा को खींचता है, बिकॉज इट इज डेड वाटर। लेकिन जो फ्रेश जल है, उछाल किया हुआ जल है, या अगर शुद्ध नदी से या शुद्ध कुएं से लिया जाए, जो आज के कलयुग में बहुत मुश्किल है, वो जल भले ही क्लीन ना हो, उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है और क्लीन करके आप उसको ले सकते हैं। वाटरफॉल्स की पानी या शुद्ध धारा की पानी वो एक्चुअल मिनरल वाटर होता है। मटके का वाटर मिनरल वाटर होता है, क्योंकि धरती माता से टच होके उसके अंदर मिनरल्स जाती है। ये जो भी वायरस है ये एसिडिक एनवायरनमेंट में एक्ट करती है। ब्लड का पीएच 7.3 होता है, तो जब आप अपने आप को एल्कलाइन रखते हैं तो आप वायरस से बचे हुए रहते हैं। एसिडिक होने से वायरस का इफेक्ट ज्यादा होता है, यानी पके हुए खाना जितना खाएंगे वायरस का इफेक्ट ज्यादा होगा। रॉ खाना जितना खाएंगे, यानी धरती माता का अमृत तत्व जब आपके अंदर में जाता है तो वायरस आपको इफेक्ट नहीं करेगा। तो सुबह उठ के फल लें खाली पेट में, है ना, और एक टाइप का फल लें। विरोधाभास, जो विरोध वाले फल हैं, जो विरोध, एक खाने को दूसरे खाने के साथ फूड का मिक्सिंग नहीं करना चाहिए आयुर्वेदा के अनुसार, वो भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। If you take food as medicine, you won't have to take medicine as food. दो चीज मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा। अगर आप हैप्पी हैं तो आपको बीमारी नहीं होगी। जब हम हैप्पी नहीं होते हैं और जब चार चीज हमारे अंदर होता है, फियर, रिसेंटमेंट, एंगर और गिल्ट, तो आपकी ऊर्जा ब्लॉक होती है, आपके चक्रास ब्लॉक होते हैं, आपके मेरिडियंस ब्लॉक होते हैं और आपकी बीमारी बढ़ती है और इम्यूनिटी कम होता है। तो जब भी भोजन करें बात ना करें, पूरा फोकस भोजन पे रहें, तब वो अन्न अंदर जाके अच्छी तरह पचता है और आपके सिस्टम में जुड़ता है। लेकिन अगर आप बात करते करते भोजन ले रहे हैं तो वो भोजन जहर के समान बन जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे बातें हैं। अगर आप अपनी ऊर्जा को मेंटेन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाके एनर्जी लीक्स पे वीडियो देखिए, हाउ टू मेंटेन योर एनर्जी पे वीडियो देखिए, हाउ टू हैव अ हाई एनर्जी पे वीडियो देखिए, तो आप अपने इम्यूनिटी को एकदम हाई और स्टे हाई फॉर एवर रह सकते हैं और कोई भी वायरस का संक्रमण आपको कभी नहीं होगा। दोस्तों, देना बहुत कुछ था, समय की पाबंदी है, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट में अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है इसको डालें, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।